हेलो एवरीवन। आज है 15 मई, लेकिन कल की क्लास नहीं हो पाई थी। मुझे फीवर था, इसलिए कल की क्लास मैंने स्किप करी थी। ऐसा नहीं कि कल क्लास नहीं हुई तो कल का कंटेंट हम मिस करेंगे। आज के इस क्लास में हम दोनों ही दिनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसलिए आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। सबसे पहले रिवीजन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि सऊदी अरब जो है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां मेंबर कंट्री बनने जा रहा है। चर्चे में रहा ध्यान मंदिर कहाँ है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो ये बैंगलोर कर्नाटक में है। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बना है त्रिनिदाद टोबैगो। और अभी हाल ही में नागालैंड ने वाहनों पर धार्मिक या धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। और हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी अशोक कुमार पंडा बने हैं। महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सिंगापेन विशेष बल का गठन किया है तमिलनाडु ने। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अभी हाल ही में बेलारूस के एथलीट्स और टीम पर लगे बैन को हटाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी दर्जा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय गौरव निवारण अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और पड़ोसी बांग्लादेश जो कि दशकों के सबसे भीषण खसरा प्रकोप का सामना कर रहा है। तो ये सभी क्वेश्चन हमने देखे थे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, किम्बरले प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन किस शहर में संपन्न हुआ? तो ये रिसेंटली संपन्न हुआ है मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। ध्यान दीजिए, यदि आपसे स्पष्ट रूप से पूछा जाए कि किम्बरले प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग किस देश में आयोजित की गई और ऑप्शन में भारत के अलावा अन्य कंट्रीज लिखी हुई है, तो भारत इसका राइट आंसर है। या डायरेक्ट देश और उसका शहर पूछा जा रहा है, तब मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब समझते हैं, यहाँ पर जो किम्बरले शब्द लिखा है, ऐसा नहीं कि आप ये शब्द पहली बार पढ़ रहे हैं। किम्बरले विश्व प्रसिद्ध हीरे की खदान है, जो कि कहां पर है? साउथ अफ्रीका में स्थित है। सबसे पहले इस मीटिंग के बारे में हम समझें, जो कि मुंबई ने होस्ट की 11 मई से 14 मई तक, जिसकी थीम थी 3 Cs, यानी कि 3 बार सी। पहला सी का मतलब है क्रेडिबिलिटी, दूसरे सी का मतलब है कंपाइलेंस और तीसरे सी का मतलब है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। अब समझते हैं, पूरी स्टोरी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, किम्बरले प्रोसेस मीटिंग जो रिसेंटली 11 से 14 मई तक मुंबई में चली, किम्बरले प्रोसेस आखिर ये शुरू क्यों हुआ था, इसे मैं थ्योरी के फॉर्म में आपको समझाने का प्रयास करूंगी ताकि आप लोगों के लिए इजी हो। अब से 26 साल पहले वर्ष 2000 में जब साउथ अफ्रीका के किम्बरले शहर में दुनिया के बड़े देश इकट्ठा हुए थे, पर्पस क्या था? उन विद्रोही गुटों को रोकना जो हीरे को बेचकर हथियार खरीदते थे और चुनी हुई सरकार के खिलाफ जंग लड़ते थे। और इसे ही रोकने के लिए वर्ष 2003 में किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम ये लाई गई थी, यानी कि हीरो का एक ऐसा पासपोर्ट जो कि इसकी प्योरिटी यानी कि पवित्रता की पूरी गारंटी देता था। और एट प्रेजेंट देखा जाए तो इसमें 86 मेंबर कंट्री है। देखिए, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, यूरोपीय यूनियन को यदि एक माना जाए तो 60 सदस्य। कैसे एक मानेंगे? जैसे क्या हुआ, ये 86 मेंबर कंट्री है ना, तो इसमें 27 तो यूरोपीय यूनियन की ही मेंबर कंट्री हुई, तो इसे यदि एक मान लिया जाए तो ये 60 मेंबर कंट्री होती है। यानी कि दुनिया का 99% से ज्यादा प्राकृतिक हीरो का व्यापार इसी के दायरे में आता है। अब देखिए, कुछ स्टैटिक जीके से हम चीजों को रिलेट करेंगे। पूछा जा रहा है केपीसीएस की स्थापना कब की गई थी, तो ये 2003 में। अब केपीसीएस क्या है, यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम। और किस लिए किया गया था? ताकि युद्धों को फंड करने वाले हीरो के व्यापार को जड़ से खत्म किया जा सके। अब ये वाला क्वेश्चन या तो आप स्टैटिक फॉर्म में पढ़ें या तो आप करंट में पढ़ें, दोनों ही तरीके से इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। सवाल क्या है, भारत ने किस तारीख से ऑफिशियली तौर पर किम्बरले प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण करी? तो ये इसी साल जनवरी के महीने से, नए साल से 1 जनवरी 2026 से ग्रहण करी है। अब थोड़ा सा हम यहां से डिस्कस करेंगे मुंबई के बारे में। देखिए, ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में यहां पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, यहाँ ये अरेबियन सी से बॉर्डर शेयर करती है। अब इसी अरेबियन सी में भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट, यानी कि भारत का पहला तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट स्थापित किया गया था। ये आज का करंट अफेयर नहीं है, 4 से 5 साल पुराना है।
मुंबई, जिसे भारत का हॉलीवुड कहा जाता है, यहाँ पर मोस्टली बैंकों के हेडक्वार्टर हैं। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई का, आईसीआईसीआई बैंक का, एचडीएफसी बैंक का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, इन सभी के हेडक्वार्टर्स इसी मुंबई में पड़ते हैं। और यदि आप करंट के फैक्टर रिलेट करेंगे तो भारत का जो पहला म्यूजिकल रोड है ये इसी मुंबई में बनाया गया है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, जहां पर प्रसिद्ध उकाई परियोजना आप पढ़ते हैं। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। 1911 में ये देश की राजधानी प्रस्तावित हुई, 1912 में बना था। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है और इसी अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला सवाल है, वर्ष 2026 के लिए कुल कितने नर्सिंग पेशेवरों को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया? आंसर इसका हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में मैंने पहले भी डिस्कशन किया था, जिनके सम्मान में 12 मई को पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, जिसके लिए जिम्मेदार जो मंत्रालय है ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इस अवार्ड को दिए जाने की शुरुआत 1973 से की गई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें द लेडी विथ लैंप कहा जाता है, इन्हीं के सम्मान में ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार है 1973 से दिया जा रहा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्योंकि वे रात में हाथ में लालटेन लेकर घायलों का हाल जानने के लिए निकलती थी, और भारत में ये सम्मान सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों में बेहतरीन काम करने वाली समर्पित नर्सों को दिया जाता है। सवाल तीसरा है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की श्रृंखला के लिए अब आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर क्या रखा गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा 2024। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो अब नया आधार वर्ष 2024 है, तो पहले क्या था? 2012 था। अब समझते हैं ये है क्या। देखिए, हाल ही में जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि सांख्यिकी कार्यालय है, इसने जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है इसका आधार वर्ष 2012 से बदल करके 2024 कर दिया है। इजी लैंग्वेज में आप समझने का प्रयास कीजिए। 2012 में महंगाई दर क्या थी? जैसे कि एक चीज का मैं रेट कंपेयर करती हूँ। चलिए, 2012-13 के आसपास ना जो गोल्ड का रेट था, मतलब 1 तोला गोल्ड या 10 ग्राम गोल्ड जो है, ये लगभग 25 से 30 हजार के आसपास आ जाता था। 25 से 30 हजार इसका प्राइस था। अब से यदि मैं कंपेयर करूं 24 साल बाद यानी कि 2026 में, वर्तमान में 10 ग्राम सोने की कीमत क्या है? 1.5 लाख के आसपास। ये महंगाई का स्तर है। तो ताजा रिपोर्ट ये कहती है कि जनवरी 2026 में यानी कि इस साल जनवरी के लिए भारत की जो खुदरा मुद्रास्फीति यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है ये 2.75% रही है। तो अब इस नए इंडेक्स में सिर्फ आटा दाल ही नहीं, बल्कि मोबाइल डेटा, हेल्थ और डिजिटल सुविधाओं जैसी आवश्यक चीजों पर होने वाले खर्चों को भी ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, अब ये बदलाव जरूरी क्यों था? तो 2012 और 2026 के आधुनिक भारत में जमीन आसमान का बड़ा अंतर है, ये हम देख चुके हैं। महंगाई है जो कि आसमान छू रही है। वर्तमान में आप लोगों ने देखा होगा पेट्रोल के जो प्राइस बढ़े हैं वो तो सही है, लेकिन इसके अलावा इसकी जो शॉर्टेज हो रही है, साथ ही सिलेंडर की जो शॉर्टेज हो रही है, और भी हो सकता है भारत अभी फाइनेंशियल क्राइसिस देखे भविष्य में, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं वर्तमान स्थितियों को देखते हुए। आप लोग जिस राज्य जिस शहर से होंगे जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके आसपास ये कैसा माहौल है। ठीक है, जरा कमेंट बॉक्स में मैं भी हाल जानना चाहूंगी। आज गांव का युवा भी डेटा प्लान और ऑनलाइन सर्विस पर खुलकर खर्च करता है। पुरानी आर्थिक सीरीज इन आधुनिक चीजों को सही से नहीं पकड़ पा रही थी, बिल्कुल नहीं पकड़ पा रही थी, क्योंकि उस समय ना हर किसी के हाथ में फोन नहीं था। यदि था भी तो गांव के लोग इतना ज्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब हर किसी को डेटा प्लान चाहिए। तो अब ये जो नया और रिफाइंड डेटा सरकार को सब्सिडी सही जगह तक पहुंचाने और बिजनेस करने वालों को मार्केट का ट्रेंड समझने में हेल्प करेगा। तो ये क्वेश्चन यदि घुमा फिरा के पूछा गया कि सीपीआई का नया बेस ईयर क्या है, तो बेस ईयर तो स्पष्ट याद रखें 2024। लेकिन यदि ये पूछ लिया गया कि पहले क्या था, 2012। चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। वीडी सतीशन हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ये भी हाल ही में केरला के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। 14 मई 2026 को इन्हें मुख्यमंत्री घोषित किया गया। ये कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे और ये लंबे समय से पुरावुर विधानसभा सीट से विधायक हैं
और 2021 से 26 तक केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं इलेक्शंस हुए कुछ राज्यों में, जिसमें कि तमिलनाडु की बात की जाए तो थालापति विजय जो है ये नए मुख्यमंत्री बन करके आए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा थे ही, ये फिर से बन गए हैं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, ये बने हैं मुख्यमंत्री। पांचवा सवाल है, हाल ही में समाचारों में रहा सेहत मिशन निम्नलिखित में से किसके बीच एक संयुक्त पहल है? तो सेहत पहल है ICAR और ICMR के बीच। है क्या, इसे हम समझते हैं। अभी क्या हुआ है कि भारत सरकार ने 12 मई 2026 को देश के स्वास्थ्य और कृषि नीतियों के इंटीग्रेशन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है और सेहत मिशन लॉन्च कर दिया है, जिसकी फुल फॉर्म बनती है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। सेहत मिशन का जो प्राथमिक उद्देश्य है, ये भारत में कुपोषण और गैर संचारी रोगों के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए जो कृषि उत्पाद होते हैं, जो कृषि प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी क्वालिटी और न्यूट्रिशन क्षमता में व्यापक सुधार करना है। और इसी के लिए ICAR और ICMR ने हाथ मिलाया है। समझते हैं इन दोनों ही संस्थान के बारे में। ICAR के बारे में पहले हम जानेंगे। ये है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये 16 जुलाई 1929 को रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के आधार पर स्थापित किया गया और कृषि मंत्रालय के तहत अनुसंधान और शिक्षा के लिए सर्वोच्च निकाय है। जबकि ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसकी स्थापना 1911 में की गई थी, लेकिन IRFA के रूप में यानी कि इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के रूप में। फिर 1949 में इसका नाम बदला गया और बदल करके ICMR कर दिया गया। अब जो सेहत मिशन है, देखिए जो रिसेंटली शुरू किया गया है, इसके 3 प्रमुख पिलर्स हैं। कौन कौन से? खाना हेल्दी हो, हमारे जो खेत हैं ये हेल्दी हो, और हमारा देश भी हेल्दी हो, यानी कि हेल्दी फूड, हेल्दी फार्म्स और हेल्दी इंडिया। इसके लिए ICAR और ICMR ने सहयोग किया है, ये हम देख चुके। नोडल मंत्रालय जो जिम्मेदार है, ये कृषि कल्याण मंत्रालय और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय जिम्मेदार है। ठीक है, अब इसी से रिलेट करते हुए यदि MCQ हम बनाते हैं, क्वेश्चन यदि एग्जाम में घुमा करके पूछा गया कि सेहत मिशन के 3 प्रमुख स्तंभ में क्या क्या शामिल है, तो हमने क्या देखा? स्वस्थ भोजन, स्वस्थ खेत और स्वस्थ भारत। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, हेल्दी फूड, हेल्दी फार्म्स और हेल्दी इंडिया। अगला क्वेश्चन है, VBG रामजी अधिनियम 2025 के तहत अकुशल शारीरिक श्रम के लिए कितने दिनों को वैधानिक कार्य की गारंटी दी गई है? तो आंसर इसका हो जाएगा 125 डेज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सबसे पहले VB रामजी स्कीम की फुल फॉर्म समझिए। VB यानी कि विकसित भारत, फिर गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। और ये जो योजना है ये मनरेगा को रिप्लेस कर रही है। मनरेगा में जो 100 दिन का रोजगार मिलता था ना, ये VB रामजी स्कीम में मिलेगा 125 दिन का, और ये 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। VB रामजी एक्ट दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित भारत @2047 मिशन विजन के साथ इंटीग्रेट करना। अब इससे रिलेट करते हुए कुछ स्टैटिक फैक्ट मैंने रिलेट किए हैं। मैंने मनरेगा का डिस्कशन किया। मनरेगा एक्ट 2005, इसे 25 अगस्त 2005 को अधिसूचित किया गया था और 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम माना जाता था। इसी में थोड़ा पॉलिटी रिलेट करते हैं आर्टिकल 41 को, जिसमें कि आपके DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। इसके तहत राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर काम का अधिकार सुनिश्चित करने का ये निर्देश देता है। विकसित भारत @2047 ये कैसा विजन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित ये विजन, जिसका पर्पस ही है 2047 तक भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है। लेकिन वर्तमान हालत देखिए, क्या आप कह सकते हैं कि भारत ये गोल है जो कि अचीव कर पाएगा? अभी देश की स्थिति बिगड़ी है और एग्जाम्स कंडक्ट हो नहीं रहे। यदि हो रहे हैं तो पेपर लीक हो जा रहे हैं। अमीर है जो कि और ही अमीर हो रहा है, गरीब और ही गरीब हो रहा है। तो रेशियो है जो कि बढ़ता चला जा रहा है। देखते हैं कि सरकार अपने लक्ष्य के अनुरूप काम कर पाती है या नहीं। फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। न्यायिक सुगमता के लिए 2 प्रमुख तकनीकी पहल लॉन्च की गई हैं। कौन कौन सी? 1 केस 1 डेटा और सुसहाय। पूछा जा रहा है किसने लॉन्च किया? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये दोनों ही पहल रिसेंटली लॉन्च की गई है।
सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2026 में न्यायपालिका को प्रशासनिक कार्यक्षमता और ट्रांसपेरेंसी को आधुनिक बनाने के लिए दो प्रमुख तकनीकी पहल का अनावरण किया, वन केस वन डेटा और सुसहाय। ये दोनों है क्या, क्या काम करेंगे वो हम देख लेते हैं। वन केस वन डेटा ये है क्या? तो भारतीय कानून प्रणाली में अक्सर ये गंभीर समस्या देखी जाती है कि एक ही मामले की जानकारी विभिन्न विभिन्न स्तरों पर अलग अलग होती है। जैसे कि मान लीजिए लोअर केस में सेम जो केस है इसकी जानकारी कुछ अलग है, हाई कोर्ट में कुछ और है और सुप्रीम कोर्ट में जानकारी कुछ और तरीके से पेश की गई, लेकिन केस एक है, जानकारी इसमें अलग अलग जगह अलग अलग दर्ज है। तो इसमें रिजल्ट यानी कि जो कोर्ट है ये भी सुनवाई किस आधार पर करेगी, किसे इसमें ऑथेंटिक डेटा मानेगी, लोअर कोर्ट को, हाई कोर्ट के डेटा को या फिर सुप्रीम कोर्ट के डेटा को। तो देखिए लिखा क्या हुआ है कि निचली अदालत, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में डेटा विसंगति यानी कि इसी के वेरिफिकेशन में बहुत अधिक समय बर्बाद हो जाता है कि किसे हम ऑथेंटिक मान करके अपना निर्णय सुनाएं। तो वन केस वन डेटा पहले इस बिखराव को समाप्त करते हुए सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ बनाएगी। और इसमें सुसहाय क्या काम करेगा? इसमें एआई की भूमिका पर जोर डाला गया है। कहने का मतलब है ये एक एआई संचालित चैट बॉट है जो कि व्यक्ति को उसके जो भी केस के अगले मामले की सुनवाई कब होगी, किस तारीख को होगी और जो सामान्य कानूनी प्रक्रियाएं हैं इसके बारे में सटीक जानकारी प्रदान करेगा। और ये जानकारी सरल हिंदी और अन्य प्रमुख रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल होगी। अब यहां से बात की जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, तो देखिए ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय है जिसमें कि ना 33+1 का फॉर्मूला चलता है, टोटल 34। कहने का मतलब है एक तो मुख्य न्यायाधीश होंगे और 33 अन्य इसमें होते हैं, जैसे कि एक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत है। लेकिन अब इसे संशोधित करके 37+1 किया जा रहा है, अभी हुआ नहीं है और इसे बढ़ाने की शक्ति संसद के पास होती है। कॉलेजियम प्रणाली तो केवल नामों की सिफारिश करती है, तो इसे 38 किए जाने पर विचार चल रहा है। ऑफिशियली जब हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं आपको पढ़ा ही दूंगी। सवाल 8वां है, हाल ही में किस राज्य में अन्नपूर्णा भंडार योजना की घोषणा की गई? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने रिसेंटली अन्नपूर्णा भंडार योजना की घोषणा कर दी है। इसके बारे में हम समझेंगे। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को अगले महीने की 1 तारीख से यानी कि 1 जून 2026 से हर महीने 3000 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प सीधे बैंक खाते में दी जाएगी, जो पिछली लक्ष्मी भंडार योजना को रिप्लेस करेगी। तो की पॉइंट यहाँ मैंने मेंशन किए हैं। राज्य जिसने घोषणा करी है इस स्कीम की ये है पश्चिम बंगाल। घोषणा की है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने। लागू किया जाएगा 1 जून 2026 से। इसमें 3000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे और टारगेटेड इसमें जो है निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को किया जाएगा। ठीक है। सवाल 9वां है, हाल ही में भारत का पहला लो एमिशन जोन बनाया जाएगा। कहां पर? तो ये बनाया जाएगा पुणे में। पुणे कहां पर है? तो ये है महाराष्ट्र का एक शहर। तो भारत का पहला ये जो लो एमिशन जोन है ये पुणे में स्थापित होने जा रहा है और ये पहल पुणे नगर निगम द्वारा आईटीडीपी इंडिया के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है शहर के जो अत्यधिक पॉल्यूटेड एरिया है यानी कि शिवाजी नगर क्षेत्र में एयर पोल्यूशन को कम करना। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है लो एमिशन जोन, ये होता क्या है ये हम समझते हैं। तो देखिए शहरी क्षेत्र का एक विशेष हिस्सा आप कह सकते हैं या विशेष क्षेत्र जहां पर जो एयर क्वालिटी होती है, मतलब एयर क्वालिटी में सुधार के लिए और जो सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले व्हीकल्स होते हैं ना, इन पर पाबंदी लगाई जाती है। तो ये लो एमिशन जोन कहलाता है। तो यहाँ पर जहां इसकी शुरुआत की जा रही है पुणे में, पुणे नगर निगम और आईटीडीपी के सहयोग से, और ये महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन अधिनियम वाहन नीति 2021 का हिस्सा है। पर्पस क्या है? अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को कम करना। अब यहां से यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है जहां पर देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की शुरुआत की गई है। भोपाल ये सिटी ऑफ लेक कहा जाता है इसे, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ इसे स्किप कर रही हूँ। पटना ये है बिहार की कैपिटल जहां लास्ट ईयर के खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए जा चुके हैं वैसे, जिसमें कि बिहार 15वें स्थान पर था और महाराष्ट्र टॉप पर था। सवाल 10वां है, किस शहर में कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष लॉन्च किया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है। ये भोपाल के स्वामी विवेकानंद पार्क में स्थापित किया गया है।
इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो ये एक एडवांस्ड एग्री ट्री जो कि 25 मैच्योर पेड़ों के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। अब आप समझिए, भोपाल जिसे सिटी ऑफ लेक मैंने कहा, क्यों कहा? क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ लेक है। वैसे आप स्टैटिक जीके में उदयपुर जो कि राजस्थान में है, इसे सिटी ऑफ लेक के नाम से जानते हैं। यहां पर स्थित है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका बदला हुआ नाम कमलापति रेलवे स्टेशन है, और ये भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हो जाएगा। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। जयपुर जिसे आप पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2021 में शामिल हुआ। पटना के फैक्ट हम देख चुके हैं। 11वां सवाल है, हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन बने? पीटर मैग्यार है, जो कि रिसेंटली यूरोपियन कंट्री हंगरी के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिसकी कैपिटल बुडापेस्ट, करेंसी हंगेरियन फ्रंट है। लोकेशन देखेंगे तो यूरोप में कुछ यहाँ पर है, यानी कि एक लैंडलॉक कंट्री है। रिसेंटली अपॉइंटेड प्रधानमंत्रियों पर नजर डालें तो नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह, ये पूर्व रैपर रह चुके हैं। साया जिंदानी यमन की, शाने ताकाइची जापान की, थाईलैंड के अनुतिन चारनाविराकुल, लिथुआनिया के इंगा रुगीनियन, यूक्रेन के यूलिया स्विरेडेंको, यूके के कीर स्टारमर, भूटान के शेरिंग तोपके, पाकिस्तान के साहबा शरीफ, रशिया के मिखाइल मसुस्टीन, इटली की जॉर्जिया मेलेनी, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, श्रीलंका की हरनी मिर्सूरिया, मॉरिशस के नवीन राम गुलाम, ट्यूनीशिया के सारा जाफरानी, एस्टोनिया के कृष्ण मशेल, भारत के नरेंद्र मोदी, बेल्जियम के बार्टा डी वेबर, कनाडा के मार्कानी और ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज। 12वां सवाल है, हाल ही में चर्चित आध्यात्मिक तरीके सीख रहा जो गाबी रोबोट है, किस देश का पहला रोबोट भिक्षु यानी कि फर्स्ट रोबोट मॉन्क बना है? तो ये साउथ कोरिया से आप रिलेट करेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो मई 2026 में साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल के जोगेसा मंदिर में एक बौद्ध समारोह के दौरान ये रोबोट पेश किया गया, जो बुद्ध जयंती के अवसर पर सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं दे रहा है। किस पर्पज से लॉन्च किया गया है? तो एक एआई आधारित रोबोट युवाओं से जुड़ने और भिक्षुओं की कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया। क्या क्या कर सकता है? ये भिक्षुओं को प्रणाम कर सकता है, माला जप कर सकता है और बौद्ध उपदेशों को मौखिक रूप से उत्तर दे सकता है। नाम का अर्थ क्या है? तो उसका नाम सिद्धार्थ और कोरियाई शब्द दया को मिलाकर के रखा गया है। 13वां सवाल है, मनोज अग्रवाल किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो हाल ही में ये पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव बन गए हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है दुष्यंत निराला को। ऐसे क्वेश्चन में आपके एग्जाम में एक नंबर में ही पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा टफ ये नहीं पूछे जाते। जैसे कि बिहार के जो मुख्य सचिव है ना, ये प्रत्यय अमृत है, ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। फिर हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज के 145 साल के इतिहास में पहली महिला प्रिंसिपल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर इसका सुशांत इलियास है। 12 मई 2026 को स्टीफेंस कॉलेज ने सुसान इलियास को अपनी पहली महिला प्रिंसिपल नियुक्त किया। इस कॉलेज की स्थापना 1881 में की गई। लगभग 150 साल हो चुके हैं और 150 साल के इतिहास में अभी तक कोई भी महिला यहाँ की प्रिंसिपल नहीं थी, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक घटक कॉलेज है। मिलता जुलता ऑप्शन यदि हम डिस्कस करें तो नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर मनाली मकरन क्षीरसागर रिसेंटली बनी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर नईमा खातून है, और साध्वी निरंजन ज्योति जो है ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रिसेंटली बनाई गई है। माफ कीजिएगा, मैंने गलत कह दिया। साध्वी निरंजन ज्योति जो है ये ओबीसी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसकी अध्यक्ष हो जाएंगी। ठीक है, मैंने कहा राष्ट्रीय महिला आयोग, तो उसकी अध्यक्ष तो विजया किशोर राहटकर है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे पूछा था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो कि 157 थी। आज का सवाल है किस स्थान पर पहले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।